जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी यानी कि अग्निपथ में जाने के लिए और आपको अग्निवीर बनने के लिए इंडियन आर्मी के अंदर किस डिपार्टमेंट के लिए कितना परसेंटेज होना अनिवार्य है और साथ में किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होना अनिवार्य है, क्योंकि यह जो है आप सब जान जाएंगे, उसके हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना मार्क्स देख लीजिए कि मेरा मार्क्स किस में अच्छा है और मैं किस लायक हूँ, या तो क्लर्क लायक हूँ कि जीडी लायक हूँ, किस लायक। जिसका हाइट छोटा रहता है यानी कि जिसका हाइट 162 होता है वो क्लर्क में अप्लाई करता है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं इसके एजुकेशन के बारे में और किस डिपार्टमेंट के लिए कितना परसेंटेज होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडी के बारे में। देखिए, जीडी को बोलते हैं जनरल ड्यूटी, ठीक है। जीडी को क्या बोलते हैं? जनरल ड्यूटी। इसमें हाइट जो होता है 169 होता है, 169 सेंटीमीटर और होता है 170 सेंटीमीटर। इन दोनों में डिफरेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो हाइट होता है मापा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी चले जाइएगा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, तो वहाँ पर जो हाइट मापा जाता है 170 मापा जाता है। किसके लिए मापा जाता है? तो सबके लिए। देखिए, तीनों सेनाओं में किसी प्रकार का जो हाइट में होता है छूट नहीं मिलता है, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एसी हो, चाहे एसटी हो, वहाँ पर सबको सामान्य मापा जाता है। ये नहीं कि ये कोई अर्धसैनिक बल नहीं है कि यहाँ पर जो हाइट है जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, एसी की अलग है, एसटी की अलग है। यहाँ पर सबकी हाइट जो होती है सामान्य मापी जाती है। तीनों सेनाओं के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कैटेगरी एसटी ही हो, तीनों जो सेना होती है उनकी सामान्य हाइट मापी जाती है। तो मैं आपको बता दूँगा, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो हाइट मापी जाती है 170, जबकि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन सब में रहते हैं तो आपकी हाइट मापी जाती है 169 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हाइट के बारे में नहीं बात करते हैं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितना हाइट होना जरूरी है और कहाँ पर कितना हाइट मापा जाता है। देखिए, जीडी की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी बोलते हैं। जीडी में जाने के लिए आपका जो परसेंटेज है वो भी मायने रखता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप जीडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो है 10th क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन 10th क्वालिफाई के साथ साथ आपका जो मार्क्स है वो 45% होना अनिवार्य है। यानी कि आपका हाई स्कूल में 45% है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर दिया है कि इन ईच सब्जेक्ट 33%, यानी कि आपको बताया हूँ कि मार्कशीट में जो है आपका परसेंटेज 45 होना चाहिए, यानी कि 10th में आपका 45% होना अनिवार्य है। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब में जो है 33% होना अनिवार्य है हर एक सब्जेक्ट में। यदि किसी सब्जेक्ट में आपका 30% है यानी कि 30 नंबर है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपका परसेंटेज 45% होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका परसेंटेज 55% है, मानते हैं कि आपका परसेंटेज हाई स्कूल में 55% है यानी कि 55% है और आपका मार्क्स जो है किसी में कम है, किसी में 30 नंबर है, तभी भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट समझते हैं टेक्निकल के बारे में। देखिए, टेक्निकल के बारे में तो टेक्निकल जो होता है इसकी जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं आप 10+2 के बाद, यानी कि आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके लिए आपका 10th नहीं चलेगा। टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि 10+2 जो होता है वह क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है PCME होना अनिवार्य है। अब PCME क्या होता है यह समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इन सब में जो होता है यानी कि टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है PCME होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर PCME लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो मार्क्स है आपका 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 10+2 में आपका 50% जो है होना अनिवार्य है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका जो है 40% होना अनिवार्य है। यानी कि टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए आपका जो मार्क्स हैं वह जो है 50% अनिवार्य होना चाहिए 10+2 में, और साथ में हर एक सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट समझते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर। यहाँ पर देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्य होता है और उसके हिसाब से अलग डिपार्टमेंट का कार्य बांट दिया जाता है। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे में जीडी जो होता है, मान लीजिए कि 10 जीडी है, यानी कि 10 जीडी का जो सैनिक है, यानी कि 10 जो है अग्निवीर है। अब उसे क्या बोला जाएगा? अग्निवीर। जो 10 है वो अग्निवीर है, तो एक जो होगा वह क्या होगा? क्लर्क होगा। एक क्या होगा? एक जो होगा वह क्लर्क होगा। यानी कि एक क्लर्क जो होता है 10 जीडी के बराबर होता है, इसलिए डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है। जैसे में आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो एक मालिक क्या होता है? 10 लोगों को क्या करता है? इधर उधर काम देकर वो कराता है। यानी कि एक मालिक का कार्य क्या होता है कि 10 को रखवाले में, यानी कि 10 जो होते हैं उनको देख रेख करना। वैसे ही इसका काम होता है क्लर्क का। ठीक है, क्लर्क का काम होता है कि जो जीडी होते हैं उन सबको जो कहीं पर ड्यूटी लगाना, कहीं पर कुछ करना, ये बाबू के रूप में होते हैं क्लर्क। ठीक है, इनकी जो नौकरी होती है बहुत आरामदायक होती है क्लर्क की। ठीक है, अगला देखिए, इसलिए डिपार्टमेंट को बांटा गया है। टेक्निकल का भी कार्य जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो होता है फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। जैसे में मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो होता है मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो क्लर्क भरता है, हाइट छोटा ही रहता है तभी भी। ठीक है, तो इसलिए जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्य जो है बांटा जाता है। देखिए बात करते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर की। क्लर्क और स्टोर कीपर की, तो इसके लिए भी 10+2 होना अनिवार्य है। लेकिन क्लर्क के लिए यदि आप आर्ट्स किए हैं, कॉमर्स किए हैं और साइंस है, यानी कि तीनों में से कोई एक है, यदि आप 10+2 है, मान लीजिए कि कोई आर्ट्स करता है, कोई कॉमर्स कर लेता है 12वीं में, कोई साइंस कर लेता है, तो अभी भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए, लेकिन टेक्निकल के लिए नहीं। तो इसमें जो है आपका 50% होना अनिवार्य है। लेकिन इम्पोर्टेंट, इंग्लिश और मैथ में भी आपका 50% होना अनिवार्य है। यानी कि इन दो सब्जेक्ट में आपका 50% अनिवार्य है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में तो 50% होना अनिवार्य है, लेकिन इंग्लिश और मैथ जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका 50% होना अनिवार्य है, क्योंकि क्लर्क में इंग्लिश आता है, मैं इसलिए आपको बताया हूँ। ठीक है, और टेक्निकल में ज़्यादा आपको साइंस देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया ना PCME, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलता है। इसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या जो होता है सिलेबस होता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड्समैन की। तो देखिए जो ट्रेड्समैन की जो पहले भर्ती आती थी वो 8 पर भी आती थी, यानी कि 8 क्वालिफाई पर भी आती थी, यानी कि 8वीं पास पर भी आती है। लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया गया है, अब उसे 10वीं कर दिया है। ठीक है, 10वीं। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए, इसमें नो मार्किंग परसेंटेज, यानी कि इसमें जो होता है परसेंटेज माने नहीं रखता है। यदि आप 33% लाकर पास हैं, यानी कि आपका जो है 10वीं में सिर्फ 33% है, तो आप ट्रेड्समैन का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका किसी सब्जेक्ट में BC नंबर क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन आपका 33% है, 10वीं में होना अनिवार्य है, आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड्समैन में। लेकिन देखिए मैं आपको बताया हूँ कि इसमें जो होता है कुछ का जो होता है मेरिट हाई बनता है, कुछ का लो बनता है और किसी का आसान भी होता है। लेकिन कैसे होता है देखिए, जैसे में जो GD होता है इसका जो मेरिट बनता है वो ग्राउंड मेरिट बनता है। अब ग्राउंड मेरिट क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि बनारस में आर्मी का भर्ती हो रहा है, बनारस में क्या हो रहा है? आर्मी का भर्ती हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि GD के लिए फॉर्म जो अप्लाई किए हैं, मान लीजिए कि 10,000, मान लेते हैं कि 10,000 जो है सिर्फ किए हैं, कहाँ पर? तो बनारस में। ठीक है, लेकिन इसमें जो है फिजिकल क्वालिफाई करके और फिजिकल मेजरमेंट जो है क्वालिफाई करके एग्ज़ाम दिए हैं, मानते हैं कि 1,000 है जो एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, अब वहीं पर क्या होगा कि यहीं पर, यानी कि बनारस में ही क्लर्क के भी बच्चे गए हैं, इसमें जो है 500 जो है क्लर्क का जो है स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो इन दोनों ने एग्ज़ाम देंगे, यानी कि GD भी एग्ज़ाम देगा और क्लर्क वहीं पर देगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगा देखिए, इसका जो GD का मेरिट बनता है वो ग्राउंड मेरिट, यानी कि जो मेरिट बनेगा GD के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो GD का जो मेरिट बनेगा वो ग्राउंड मेरिट बनारस के ही बनेगा। जैसे में 1,000 स्टूडेंट जो है बनारस में हैं और यहाँ पर उनको लेना है, मान लीजिए कि 30 बच्चे को लेना है, यानी कि 30 बच्चे को सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर 1,000 जो स्टूडेंट हैं इसी में से बनाए जाएंगे, कहीं अदर से नहीं, कहीं उड़ीसा से नहीं बनेंगे, कहीं पश्चिम बंगाल से नहीं बनेंगे, किसी अदर स्टेट से नहीं।
और अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं, सिर्फ बनारस के वहीं, यानी कि जहाँ बच्चे दौड़ने गए हैं वहीं पर ग्राउंड मेरिट बन जाएगा। लेकिन क्लर्क का क्या होगा कि क्लर्क का जो है वह ऑल इंडिया मेरिट बनता है। क्लर्क का क्या होगा, ऑल इंडिया मेरिट बनता है। जैसे मैं बताया हूँ कि यहाँ पर क्या है, 500 जो स्टूडेंट है रिटर्न के लिए बैठे हैं, और यहाँ पर जो है कि 30 बच्चों, मान लीजिए कि 45 बच्चों का जो है सिलेक्शन लेना है। तो यह नहीं कि बनारस में ही 500 में से 45 को सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्ट करने के लिए इसका ऑल इंडिया मेरिट बनेगा। सभी का जो है, जैसे बनारस हुआ, इलाहाबाद, उड़ीसा, अलग अलग जो है एग्ज़ाम जो हुआ है क्लर्क का, उन सबको मिलाकर एक जगह दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली भेजा जाता है, समझिएगा। दिल्ली में क्या होगा कि इन सबको मिलाकर ऑल इंडिया मेरिट बनता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है। यहाँ पर शॉर्टकट में मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि इन सब का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनका जो है कुछ समझने में बहुत से लोगों का कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए एक एक पार्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आपको जीडी के बारे में बता दे रहा हूँ, यानी कि अलग से एक जीडी के बारे में यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जीडी के लिए क्या क्या सिलेबस होता है और कितना परसेंटेज होना अनिवार्य है पासिंग के लिए, क्योंकि इसका ग्राउंड मेरिट बनता है। तो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, टेक्निकल के सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन। और एक होता है नर्सिंग होम। नर्सिंग होम के लिए जो बायोलॉजी किए हैं वो नर्सिंग होम में अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग होम के लिए क्या होता है कि जो लड़के मैथ की जगह बायोलॉजी कर लेते हैं वो नर्सिंग होम में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जगहों में उनको जगह नहीं मिलेगा। जीडी में मिल सकता है लेकिन इन सब में नहीं मिलेगा, टेक्निकल क्लर्क में नहीं मिलेगा। वो जो बायोलॉजी किए हैं वो नर्सिंग होम में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो देखिए जीडी के बारे में बात करते हैं। तो जीडी में जो होता है क्वेश्चन जो आता है टोटल 50 क्वेश्चन आता है। जीडी में जो टोटल क्वेश्चन आता है वो आता है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आता है और जो मार्क्स होता है वह 100 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का रहता है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी कि 0.25 होता है निगेटिव मार्किंग। कितना होता है? 0.25 होता है निगेटिव मार्किंग। लेकिन कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है यह ध्यान दीजिए। जीके आता है, साइंस आता है, मैथ आता है और रीजनिंग आता है। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं यह समझिए। तो जीके 15 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन। तो 15 15 30 या 45 और 5 50, कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। और टाइम जो मिलेगा आपका 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे का आपका जो है वह समय मिलेगा। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का रहता है। आपका जो है पासिंग मार्क होता है 33%। 33% पर आप ग्राउंड मेरिट जो होता है वह क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन कितने बच्चे को सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से इसका मेरिट बढ़ जाता है। ठीक है, ये नहीं कि 33% पा गए तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। उसके हिसाब से मेरिट बनेगा कि कितने बच्चों को हमें लेना है, उसके हिसाब से मेरिट बनता है। तो फ्रेंड्स, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसी से संबंधित कि इन सब में क्या क्या सिलेबस होता है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।